हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर, और हम परमानेंट लोक अदालत एलएलबी फर्स्ट ईयर की पीआईएल की क्लास में चर्चा कर रहे हैं। और कल की क्लास हमारी बहुत अच्छी रही और हमने उसमें परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत की स्थापना के बारे में और लोकोपयोगी सेवाएं यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है उसके ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे स्थायी लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन की या अधिकारिता की। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 ग यानी कि 22C में स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता के बारे में चर्चा की गई है। धारा 22 ख जिसकी चर्चा हमने कल कर ली थी, ठीक है ना, उसमें और 22 ग में दोनों को जब हम सामंजस्यपूर्ण एक साथ पढ़ेंगे तब निष्कर्ष के रूप में हमारे पास में इस परमानेंट लोक अदालत की क्षेत्राधिकार या अधिकारिता या जुरिस्डिक्शन की बात सामने निकल कर आती है। कल की क्लास में हमने बात की थी कि भाई स्थायी लोक अदालत उन सभी मामलों की सुनवाई करता है या निपटारा करता है जो लोकोपयोगी सेवाओं की परिधि में आते हैं, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनका विचारण और निस्तारण करने की अधिकारिता इस परमानेंट लोक अदालत को होती है। और लोकोपयोगी सेवाओं की चर्चा हम कल कर चुके हैं। तो दो हिस्से हो गए जुरिस्डिक्शन का। पहला हिस्सा तो क्या हो गया, सकारात्मक रूप में ये बताता है, पॉजिटिव सेंस में, कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जुड़े हुए सभी मामलों का विचारण और निस्तारण करने की अधिकारिता स्थायी लोक अदालत को होगी, परमानेंट लोक अदालत को होगी। दूसरा नेगेटिव सेंस में या नकारात्मक रूप में हमें बताता है कि निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण करने की अधिकारिता या जुरिस्डिक्शन परमानेंट लोक अदालत को नहीं होगी। अर्थात ऐसा कोई भी आपराधिक मामला जो लीगली समझौते योग्य नहीं है, राजीनामा योग्य नहीं है, यानी कि कोई भी क्रिमिनल मैटर जो विधि अनुसार राजीनामा योग्य नहीं है, एक तो वे, और दूसरा ऐसा मामला जिसमें संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक हो, वे इस लोक अदालत के यानी कि परमानेंट लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। तो जुरिस्डिक्शन में दो चीज़ें हो गई। एक हम पॉजिटिव बात कर सेंस में बात करें तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जुड़े हुए मामले इसमें आएंगे। दूसरा ऐसा कोई भी मामला जो क्रिमिनल है और राजीनामा योग्य नहीं है वो इसमें नहीं होगा। अर्थात अगर वह राजीनामा योग्य है तो उसमें स्थायी लोक अदालत में जाया जा सकेगा। और ऐसा मामला जिसके संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है वे भी परमानेंट लोक अदालत में नहीं जाएंगे। इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना जारी कर इस अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। किस अधिकारिता में, यानी कि संपत्ति का मूल्य जिसे अभी 10 लाख रुपए तय कर रखा है कि साहब 10 लाख रुपए से अधिक है तो नहीं जाएगा, तो इस लिमिट को क्या कर सकता है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय प्राधिकरण से परामर्श करके इसमें वृद्धि कर सकता है, यानी कि इस लिमिट को बढ़ा सकता है। तो स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता का उल्लेख 22 ग 22C में किया गया है जिसकी हमने अभी चर्चा की। अब आता है साहब स्थायी लोक अदालत की कार्य प्रणाली कि वो किस प्रकार से फंक्शन करेगा। तो स्थायी लोक अदालत का विधिक सेवा प्राधिकरण का जो अधिनियम सेक्शन 22C, ऊपर हमने बात की थी 22C क्लोज 1 और 20C क्लोज 2 से लेकर आगे के प्रावधानों में इसकी वर्किंग पॉलिसी, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है कि ये किस प्रकार से स्थायी लोक अदालत कार्य करेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि विवाद का कोई भी पक्षकार न्यायालय में जाने से पूर्व समझौते हेतु स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन कर सकेगा। यानी कि कोई मामला, कोई विवाद, उसका पक्षकार न्यायालय में मामले को ले जाने से पूर्व समझौते हेतु स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकेगा, और ऐसा आवेदन करने के पश्चात उस विवाद को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकेगा। तो सबसे पहले कार्य प्रणाली में स्टेप नंबर 1, पक्षकार क्या करेगा, न्यायालय में जाने से पूर्व समझौते को लोक अदालत हेतु आवेदन करेगा। स्टेप नंबर 2, ऐसा आवेदन किए जाने पर स्थायी लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को, दोनों पक्षकारों को निम्नांकित के बारे में निर्देश देगा। क्या कहेगा कि साहब लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए क्या आप रिटर्न स्टेटमेंट लाइए। उस रिटर्न स्टेटमेंट में
विवाद के आधारों, प्रमाणों यानी कि जो भी आप उसमें एविडेंस देना चाहते हैं, साक्ष्य एवं विवादक फैक्ट इन इशू, जो झगड़े की जड़ है, उन बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होगा? विवादों के आधार, प्रमाण, साक्ष्य और झगड़े की जड़ के बिंदुओं का उल्लेख होगा। तीसरी, साक्ष्य एवं प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो वो किया जाएगा। कोई एडिशनल स्टेटमेंट देना है, अतिरिक्त कथन देना है तो वो दिया जा सकेगा। और एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रतिलिपि दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह अपना डिफेंस अच्छी तरीके से कर सके। यानी कि जो कथन एक पक्षकार ने किए हैं, सारी की सारी कॉपी वाइस वर्सा एक दूसरे को क्या किया जाएगा, उसकी कॉपी दी जाएगी, जिससे कि वह अपना डिफेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सके। फिर स्थायी लोक अदालत द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी कि हाँ साहब, क्या आप में समझौता हो सकता है, उसकी कार्यवाही को प्रारंभ किया जाएगा। ऐसी कार्यवाही के संचालन के दौरान लोक अदालत का ये प्रयास रहेगा कि पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसी न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंच सके। क्या रहेगा? वो इस प्रकार से उस कार्यवाही को कंडक्ट करेगा, इस प्रकार से लोक अदालत अपनी कार्रवाई करेगी कि पक्षकारों के बीच एक अच्छे माहौल में न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। दोनों पक्षकार संबंधित विवाद को सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग करेंगे और अपने अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। यानी कि दोनों ही पार्टी क्या करेगी? स्थायी लोक अदालत को सपोर्ट करेगी, अपने अपने साक्ष्य समर्थन में पेश करेंगे। फिर जब दोनों पक्षकारों में कोई समझौता या राजीनामा हो जाता है, तब स्थायी लोक अदालत द्वारा उस अनुसार पंचाट या अवार्ड तैयार किया जाएगा और उसकी एक एक प्रति संबंधित पक्षकारों को दे दी जाएगी और दोनों पक्षकार उस राजीनामे या समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि पक्षकारों के बीच में राजीनामा नहीं होता है तो स्थायी लोक अदालत द्वारा ऐसे विवाद का निपटारा किया जाएगा, बशर्ते वह किसी अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि राजीनामा नहीं होता है तब भी निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? उसी स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया जाएगा। बस शर्त है कि वह मामला क्रिमिनल मामला न हो। तो स्थायी लोक अदालत की कार्य प्रणाली के बारे में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम धारा 22 क्लोज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनमें क्रमबद्ध तरीके से क्या किया गया है? प्रोसीजर बताया गया है। फिर सेक्शन 22D स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया बताता है कि स्थायी लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्रवाइयां करते समय विवाद का ऑन मेरिट आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, साम्य और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होते हुए कार्रवाई करेगा और सीपीसी और एविडेंस से आबद्ध नहीं होगी। यानी कि स्थायी लोक अदालत जो है वह सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्या नहीं होगी आबद्ध। तो वो कैसे करेगी मामले का निपटारा? नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, साम्य और न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होते हुए मामले का निपटारा करेगी। और लास्ट, स्थायी लोक अदालत के जो निर्णय होंगे वो अंतिम होगा। यानी कि स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा, सिविल न्यायालय की डिक्री के तुल्य होगा, निर्णय बहुमत के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि सदस्यों के बहुमत से पारित होगा। स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य होगा। तो इस प्रकार हमने परमानेंट लोक अदालत के बारे में डिटेल से चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने शुरुआत में भी इसे पूरा ब्रीफ करने की प्रयास किया था। आप सब लोगों के कमेंट्स के बाद में अगर आवश्यकता लगी तो कल हम फिर इसे समराइज्ड रूप में एक बार फिर तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपकी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से और आप निश्चिंत होकर अपने पेपर को दे सकें। थैंक यू।